कहानी की शुरुआत होती है जब आधी रात को घायल मैक शहर में भाग रहा था। पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए वो एक गली में गिर गया और हंसने लगा। उसने सोचा कि अब तो नहीं बच पाऊंगा। अचानक उसका गिरा हुआ खून हवा में तैरने लगा और एक रहस्यमयी हुडी पहने हुए आदमी सामने आया। उसने कहा कि मैं तुझे जिंदा रखूंगा अगर तुम मुझे अपनी वफादारी दे। मैक के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो उसने हाँ कह दिया। उस अनजान शख्स ने अपनी ताकत से उसे उठाया और अचानक से न जाने कुछ ऐसा हुआ कि मैक का शरीर चमकने लगा। वो दर्द से चीख रहा था। जब पुलिस उस गली तक पहुंची तो उन्हें सिर्फ दीवार पर बहता खून मिला। जल्दी ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग हर तरफ मरने लगे, दरिंदे जैसे मॉन्स्टर्स के हाथों। वो अनजान आदमी एकदम शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। आग के बड़े बड़े शोले सब कुछ जलाकर राख कर रहे थे। फिर खुलासा हुआ कि ये सब कुछ एक विजन थी जो कि चैन नाम के एक मॉन्क ने देखी थी। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और अपने गुरु से कहा, मेरे पिता जिन्हें नेक्रोमेंसर भी कहा जाता है वो धरती पर लौट आए हैं। मुझे उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। तभी हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने बैंकॉक आया था, लेकिन यहाँ भी उसके ऑफिस से लगातार फोन आ रहे थे। उसकी पत्नी प्रैंग ने उसे डांटा और याद दिलाया कि अपने परिवार पे भी थोड़ा ध्यान दो। जेक ने वादा किया कि अब वो पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही देगा। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी बेटी गायब हो गई थी। दोनों शहर के कोने कोने में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्हें लू मिल ही गई जो एक पुल पर चैन से बात कर रही थी। उन दोनों ने लू को डांटा अकेले भागने के लिए और चैन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चैन पहले से ही जेक का नाम और चेहरा पहचानता था। चैन ने कहा कि हमारा मिलना तो तय है और जेक वही है जो मौत के वक्त में पैदा हुआ था जब चांद खून जैसा लाल था। उसने जेक को कीपर ऑफ द गेट्स के नाम से बुलाया और चेतावनी दी कि जेक को बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा और हो सकता है कि उसे सब कुछ खोना पड़े। जेक को लगा कि चैन कोई पागल आदमी है और अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। बाद में मॉल में लू की आइसक्रीम उसकी टी शर्ट पर गिर गई तो प्रैंग उसे बाथरूम में ले गई साफ करने के लिए। उसी वक्त मैक मॉल में आया और एक आदमी से टकरा गया। उसने अपना लॉलीपॉप उस आदमी को पकड़ाया और फिर बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। लोगों ने घबराकर भागना शुरू कर दिया। मैक अंधाधुन गोलियां चला रहा था। शॉपिंग करने आए लोग और एम्प्लॉइज दोनों इस गोलीबारी में मारे गए। लोगों की भीड़ एग्जिट की तरफ भागने लगी, लेकिन जेक उस भीड़ को धक्का मारकर अपने परिवार तक पहुंचा। उसने उन्हें कहा कि बाथरूम में ही छुपे रहना, मैं लोगों की मदद करने जा रहा हूँ। इसी दौरान ऑफिसर एरिड भी मॉल के अंदर आ गया। जेक ध्यान से छुपते छुपते घूम रहा था और लोगों को छुप कर रहने की चेतावनी दे रहा था। जब मैक एक खून लगी डॉल में उलझा हुआ था तब जेक सामने आया, अपनी बंदूक निकाली और कहा कि अपना हथियार नीचे फेंको। मैक बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, मानो उसे ऐसा लगता हो कि वो मर ही नहीं सकता। और अब वो उस डॉल का इस्तेमाल करके जेक से बच्चे जैसी आवाज में बात कर रहा था। जेक ने धमकी दी कि अगर मैक ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार डालेगा। मैक अचानक से गोलियां चलाने लगा और जेक को फिर से छुपना पड़ा। पास ही में एक रोती हुई लड़की फोन चलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन देखते ही देखते मैक ने उसे भी गोली मार दी। बाहर पुलिस और आग बुझाने वालों की एक पूरी टीम ने मॉल को घेरा हुआ था। जेकब मैक को पागल कहकर उसे उकसाने लगा कि इसका ध्यान तो भटके और मौका देखकर उसने फटाक से गोली चला दी, जिसके बाद मैक घुटनों पर गिर पड़ा। एरिड उसके पीछे आ गया, लेकिन मैक फिर भी बेपरवाह लग रहा था, मानो उसके ऊपर गोली का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने जेक का शुक्रिया किया उसे मारने के लिए, ये कहते हुए कि अब उसका काम पूरा हुआ और कीपर वापस आ चुका है। अचानक मैक का शरीर जलने लगा और वो ब्लास्ट हो गया। पूरी इमारत हिलने लगी। मॉल के ऊपर का धुआं एक दहाड़ती हुई खोपड़ी बन गया और आग शहर के हर कोने में फैलने लगी। प्रैंग लू को बाथरूम से खींचकर बाहर ले आई और दोनों भागकर निकले, लेकिन सामने एक फायर ट्रक क्रैश हो गया और लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। एक फायरमैन भी एक आदमी को चाकू से मार रहा था। प्रैंग और लू के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो दोनों मॉल में वापस घुस आई। दोनों बड़े ध्यान से छुपे छुपे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी लगातार किसी का सर काउंटर पर पटक रहा था और फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी थी। अचानक एक पागल आदमी ने कोने से निकलकर उस पर हमला कर दिया। प्रैंग ने एक मैनिकन उस पर मार दिया और उसका सर प्लास्टिक के हाथ से फोड़ दिया। फिर प्रैंग और लू एस्केलेटर की तरफ भागे, लेकिन और भी पागल लोग उनके पीछे आने लगे। प्रैंग ने लू को एस्केलेटर के साइड में बैठाकर नीचे स्लाइड करवा दिया।
जबकि वो खुद सीढ़ियों से आई और मैनिकन का हाथ लेकर अटैकर्स से लड़ती रही। लू नीचे पहुंची लेकिन एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। घबराकर प्रैंग ने तुरंत एक दुश्मन को गिराया और दूसरे को मारकर अपनी बेटी को बचा लिया। दोनों भागकर एक के पीछे एक दरवाजे तक पहुंची। तभी एक बस वहां रुकी। ड्राइवर जैसे ही बाहर निकला तुरंत किसी और ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई। प्रैंग किसी तरह से अपनी बेटी के साथ बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ हिंसा, हथियार, आग और कार क्रैश हो रहे थे। बहुत भागने के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में छुप गए। प्रैंग का मोबाइल काम नहीं कर रहा था तो वो ध्यान से छुपकर स्टोर के फोन तक गई। उसने काउंटर पर पड़ी लाश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी एक डरावना आदमी दुकान में घुस आया। उसने दुकान का कुछ सामान नीचे फेंका और फिर लाश की जांच करने लगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि कोई है तो नहीं। लू लगातार उससे बचने के लिए छुपती हुई घूम रही थी, लेकिन जब बाहर एक लाश खिड़की से टकराई तो डर के मारे लू के मुंह से आवाज निकल गई। उस अजनबी ने लू को देख लिया। जब वो हमला करने ही वाला था तो प्रैंग पीछे से आई और उसे मार गिराया। उधर जेक और एरिक होश में आए और समझ नहीं पा रहे थे कि ब्लास्ट के इतने नजदीक होने के बाद भी वो बच कैसे गए। जेक और एरिक ने देखा कि आसपास कोई लाश नहीं है। जेक ने एक आदमी को अपने नजदीक ही खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही पलक झपकी वो गायब हो गया। एरिक को कुछ खून के दाग मिले और महसूस हुआ कि ये दाग तो बहुत पुराने हैं। जब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो जांचने चले गए और एक औरत उन्हें दिखी जिसके हाथ में चाकू है। उसने पलटकर अपना डरावना चेहरा दिखाया और एरिक पर झपट पड़ी। उसे चाकू घोंपकर मार डाला। जेक ने जब गोली चलाई तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। औरत ने उस पर भी हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से जेक ने उसका सर पटक कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद जेक भागकर छुप गया, लेकिन वो औरत तुरंत समझ गई और उसे ढूंढने लगी। अचानक उसके हाथ पांव लंबे हो गए और वो छत पर चलने लगी। जेक छुप छुप कर घूम रहा था, लेकिन उस औरत ने उसे ढूंढ कर खींच लिया। जेक ने फिर से गोली चलाई, लेकिन उस अजीबोगरीब औरत पर कोई असर नहीं हुआ और अब वो जेक को भी चाकू से मारने की कोशिश करने लगी। घबराकर जेक ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया और फिर से भाग निकला। वो दौड़कर जल्दी से बाथरूम में गया, लेकिन उसे अपना परिवार वहां पर नहीं मिला। मॉल के बाकी हिस्सों में ढूंढते हुए जेक ने देखा कि सारा खाना सड़ चुका था। तभी उस औरत ने फिर से हमला कर दिया। जेक ने उस पर कुर्सी से हमला करके वहां से निकलने की कोशिश की। उस औरत ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया तो जेक ने आसपास लटके हुए तार पकड़ के उसे बांध दिया और सजावट की एक चीज से कस दिया। उसने उस औरत के ऊपर कई बार किए, लेकिन असर नहीं हुआ तो वो उसे वहीं छोड़कर भाग गया। उधर प्रैंग और लू स्टोर से निकलकर बस स्टेशन तक पहुंची, जहां लोग अभी भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उन दोनों ने छुप छुपा कर वहां से निकलने की कोशिश की। एक आदमी ने उनका रास्ता रोका तो वो बस के नीचे से रेंग कर निकल गई। लू ने एक गाड़ी देखी जिसमें कुछ नॉर्मल लोग उन्हें बुला रहे थे। उसने सही मौके का इंतजार किया और फिर दौड़कर उस गाड़ी की तरफ चली गई। ड्राइवर ने कहा कि बस चल सकती है, लेकिन उसकी चाबी बाहर गिर गई है और कोई लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। प्रैंग तुरंत भागकर चाबी उठा लाई, लेकिन जैसे ही वापस आने लगी दो पागल आदमी उसे खींचकर पीछे ले गए। लू ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ छूट गया। तभी एक पैसेंजर हिम्मत करके बाहर आया और दोनों आदमियों से लड़कर प्रैंग को बचा लिया। प्रैंग अपनी बेटी के पास लौट आई और ड्राइवर को चाबी दी। आखिरकार बस तो चल पड़ी, लेकिन वो पैसेंजर उन पागल लोगों के हाथों मारा गया जिनसे उसने प्रैंग को बचाया था। बस ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी क्योंकि रास्ता छोड़ी हुई गाड़ियों से ब्लॉक हो रखा था। इसीलिए प्रैंग और लू फिर से पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद वो अपने होटल तक पहुंची, लेकिन वहां भी लाशें ही लाशें मिली। जब वो ऊपर गई तो देखा एक आदमी एक औरत से लड़ रहा है और फिर उनकी तरफ आने लगा। प्रैंग ने एक ट्रॉली बैग को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके उस हमलावर को धक्का देकर गिरा दिया। कॉरिडोर के अंत में उन्हें एक और आदमी नजर आया। प्रैंग ने एक बोतल उठाई और उसके सर पर दे मारी। फिर वो और लू अपने कमरे तक पहुंचे और वहां अंदर घुसकर उन्होंने चैन की सांस ली। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर आग में जल रहा था। प्रैंग कमरे का फोन ट्राई करने लगी, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। मॉल में जेक अकेला चल रहा था। उसने देखा कि सारी स्क्रीन्स खराब हो गई हैं। अचानक उसने देखा कि वो औरत जो बंधी हुई थी अभी भी जिंदा है और उसे ढूंढ रही है। वो एक खून के तूफान जैसे पोर्टल के पास गई और उसके अंदर से गुजर गई। जेक ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। इस अजीब
पोर्टल ने उसे सीधा उस बस स्टेशन में गिरा दिया जो बिल्कुल खाली लग रहा था। जेक ने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा शैतान बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर उसे देखकर हिल रहा था। वो क्रीचर उसके पीछे पड़ गया और वो इतना ताकतवर था कि जिस बस पर कदम रखता वो टूट जाती। जेक अपनी पूरी ताकत से शहर में भागने लगा और वो शैतान इमारतों को गिराता हुआ उसका पीछा कर रहा था। जेक ने एक गाड़ी में घुसकर शैतान से बचने की कोशिश की। पीछे इमारतें गिर रही थी इसलिए वो वापस भी नहीं जा सकता था। अचानक एक दरवाजा खुला और चैन जेक को खींचकर अपने मंदिर ले गया। चैन ने बताया कि तुम अभी एक दूसरी दुनिया में हो जिसे हिंड्रेंस कहा जाता है। ये जगह स्वर्ग और नर्क के बीच की है। यहाँ वो आत्माएं होती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं। चैन ने जेक को बताया कि तुम गेट कीपर हो। जब तुमने अपने हाथों से मैक को मारा तो एक खास रस्म पूरी हो गई। इस सब के पीछे मेरे पिता नेक्रोमैंसर का हाथ है। उसने ही मैक को वो शक्तियां दी और फिर जब गेट कीपर यानी तुमने उस पर हमला किया तो शर्त पूरी हो गई कि नर्क के दरवाजे तभी खुलेंगे जब गेट कीपर किसी आत्मा को खत्म करेगा। और अब डीमंस धरती पे लोगों के शरीर पर कब्जा करने लगे हैं। चैन ने उसे समझाया कि चलो तुमने गेट खोल दिया लेकिन तुम्हारे पास इसे बंद करने की ताकत भी है। तुम गेट कीपर हो। जेक को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर चैन कहने लगा कि तुम खूनी चांद के नीचे पैदा हुए थे। तुम्हारी माँ जन्म देते ही मर गई थी, है ना? जेक ये सब समझ नहीं पा रहा था। उसे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र हो रही थी। चैन ने उसे समझाया कि देखो गेट बंद करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तुम अपने परिवार और पूरी दुनिया के लोगों को बचा सकोगे। लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वो डीमन हर एक आत्मा को खाकर और भी शक्तिशाली हो रहा है। सबसे पहला कदम है मैक को ढूंढना। जब दोनों ने अपनी खोज शुरू की, चैन ने अपनी कहानी बताई। उसका बाप नेक्रोमैंसर एक लालची मॉन्क था जिसने अपने गुरु के कुछ खुफिया स्क्रोल चुरा लिए। उसने ऐसा काला जादू किया कि वो अपने ही शरीर को खो बैठा, जिसके बाद बेचैन होकर नेक्रोमैंसर ने अपने ही बेटे के शरीर को पाने की कोशिश की। चैन को अपने वश में करने के लिए जादू किया लेकिन मेरी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद मेरे पिता की आत्मा को इस दुनिया से निकाल दिया गया, लेकिन इस नाकाम कोशिश से मेरे दिमाग में उनका बहुत सारा ज्ञान आ गया। अब मैं आत्माओं की शक्ति को पाकर अलग अलग दुनिया के बीच में सफर कर सकता हूँ। उसकी बात को जेक ने बीच में ही रोक दिया जब उसने देखा कि एक औरत छत पर है और एक डीमन उसे घेरे हुए था। चैन ने कहा कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन जेक फिर भी दौड़कर उस औरत की मदद करने गया। उसने एक लोहे का सरिया पकड़ा और छत की तरफ बढ़ा जहाँ उसे बहुत सारे डीमंस दिख रहे थे। तेजी से वो उन्हें एक एक करके मार कर नीचे गिरा रहा था। फिर जेक ने एक औरत को चेक किया और पहचाना कि ये तो मॉल में थी। वो औरत रो रही थी जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए। वो पछता रही थी कि उसने अपने पति को धोखा दिया। यही वजह थी कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। तभी अचानक एक बड़ा सा डीमन पास आया और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। जेक ने उसे देखकर लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर भागने लगा, लेकिन डीमन ने लड़की को पकड़ लिया और उसे खा गया। डीमन के चले जाने के बाद जेक फिर से चैन से मिला। उसने चैन को बताया कि लड़की को खुद भी पता नहीं था कि वो मर चुकी है। जेक को याद आया कि मॉल में जो धमाका हुआ था वो बहुत बड़ा था। अब उसे लग रहा था कि वो खुद भी मर चुका है और वो भी ये बात नहीं जानता। चैन ने बताया कि ये एकदम सच है। ये सुनकर जेक टूट गया। अपने परिवार के बारे में सोचकर रोने लगा। चैन ने उसे समझाया कि वो एक खोई हुई आत्मा बन गया है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम खास हो अभी भी धरती पर जा सकते हो एक कवच का इस्तेमाल करके। जेक और चैन जब शहर पार कर रहे थे, उन्हें एक उड़ता हुआ राक्षस उनका पीछा करता हुआ दिखा। वो दोनों तुरंत एक बिल्डिंग के अंदर दौड़े, लेकिन वहाँ और भी ज्यादा राक्षस मौजूद थे। उनका पीछा कर रहा वो राक्षस भी उनके पीछे ही लैंड हुआ। जब राक्षसों ने हमला किया तो चैन ने अपनी मार्शल आर्ट्स की कला का इस्तेमाल करके उनका सामना किया। उसे लड़ता देख दानव इतने डर गए कि उनका पीछा करना छोड़ दिया। जेक और चैन सीढ़ियां चढ़कर एक थिएटर में पहुंचे जो राक्षसों से भरा पड़ा था। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे उतना भागे ताकि स्क्रीन के सामने एक जगह तक पहुंच सके। मौका मिलते ही चैन ने एक पोर्टल खोला और वो दोनों एक सेकंड में असली दुनिया में आ गए, जहां वो डीमंस बिना किसी का शरीर काबू किए पीछा नहीं कर सकते उनका। जेक ने एक शीशे में देखा तो उसे पता चला कि वो एरिक के शरीर में घुसा हुआ है। खुद को किसी और के शरीर में देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। चैन ने उसे अपनी एक पुरानी बंदूक दी जो खास तरह की गोलियों का इस्तेमाल करती है, और एक खास तरह का चाकू भी। ये दोनों ही हथियार मैक को मार सकते हैं। इसी दौरान मैक ने जेक के शरीर को अपने वश में कर लिया था। वो इस शरीर का इस्तेमाल करके होटल के कमरे में प्रैंक के पास पहुंचा।
प्रैंक और लू को जेक की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मैक को उनसे बात करना नहीं आ रहा था। वो सिर्फ मन में अपने असली रूप को घूर रहा था। लू उससे कई सवाल पूछ रही थी तो मैक ने उसे मॉल में मिली जली हुई डॉल निकाल ली। अचानक कमरे का फोन बजने लगा और मैक ने खुशी से कॉल उठा लिया। साथ ही वो कुछ लिखने लगा। जब तक चैन और जेक कमरे में आए तब तक मैक और जेक का परिवार दोनों गायब हो चुके थे। वहाँ पर सिर्फ वो डॉल थी। चैन को फोन के पास मैक का नोट मिला। तभी जेक को लू की चीख सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसने खिड़की से देखा कि लू पूल के पास है और वो तुरंत होटल से बाहर दौड़ गया। प्रैंक और लू उसे देखकर डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये अजीब सा आदमी जिसे हम जानते भी नहीं इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है हमारे साथ। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक ने जेक को पीछे से मारा और नीचे गिरा दिया। फिर मैक ने जेक को दबाकर पकड़ लिया और कहा कि वो उसकी जिंदगी और उसका परिवार दोनों चुरा लेगा। उसने जेक से ये भी कहा कि तू एक बहुत ही बेकार पिता और बेकार पति भी है क्योंकि तूने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, अपने परिवार को नहीं चुना। अब जेक मैक को चिढ़ाने लगा ताकि वो कुछ तो रिएक्ट करे और जैसे ही मैक हिला जेक तुरंत घूमकर रास्ते से निकल गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे को बार बार मुक्के और लात मारने लगे। जब जेक ने उस खास किस्म की बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैक ने तुरंत उसका हथियार गिरा दिया और दोनों पूल में गिर गए। लड़ाई पानी के अंदर भी जारी रही। जेक ने अपना खास चाकू निकाला पर जैसे ही वो मैक को चाकू मारने वाला था प्रैंक ने उन दोनों पर वो खास बंदूक तान दी और उन्हें तुरंत रुकने को कहा। वो दोनों अपने आप को असली जेक बोल रहे थे और प्रैंक उलझन में पड़ गई कि आखिर किसको सच मानूं। लू ने सच जानने के लिए पूछा कि आखिर वो कौन सा इशारा है जो उसके पिता हमेशा वादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेक ने एरिक के शरीर का इस्तेमाल करके वही इशारा किया। प्रैंक ने गोली चला दी पर गलती से जेक को लगी। उसकी आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में लौट गई जहां एक भूत ने उसे काट लिया। असली दुनिया में मैक ने जेक के शरीर का इस्तेमाल करके प्रैंक से बंदूक छीन ली। लू ने जोर से चिल्लाकर कहा कि ये मेरे असली पापा नहीं है। अचानक एक ब्लड पोर्टल दीवार पर खुला और मैक ने उनसे कहा कि जल्दी से मेरे पीछे आओ। उधर हिंड्रेंस में जेक की आत्मा को चैन ने बचा लिया। उसके पास अभी भी वो चिट्ठी थी जो मैक ने होटल रूम में छोड़ी थी। पता चलता है कि मैक नेक्रोमैंसर के कांटेक्ट में है जो उसे बता रहा था कि गेट ऑफ हेल को कैसे ढूंढना है। वो दोनों भी नेक्रोमैंसर के कहे मुताबिक जंगल में एक सुनसान घर तक पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी आग जल रही थी जो गेट ऑफ हेल का निशान है। असली दुनिया में मैक प्रैंक और लू को उसी जगह ले गया जहां उन्हें एक मास्क वाला आदमी मिला जो असल में नेक्रोमैंसर है। वो बड़ा राक्षस अभी भी वहीं है। जेक और चैन छुपते छुपाते सही जगह तक पहुंचे और चैन ने एक नया पोर्टल खोला। नेक्रोमैंसर ने लू के शरीर को हवा में उड़ाकर उसे गेट के ऊपर लटका दिया। वो उसे मारने की तैयारी करने लगा ताकि उसका काला जादू पूरा हो जाए, पर उसी वक्त जेक ने वहां आकर उसे रोक दिया। लड़ाई शुरू हुई और अचानक ही वहां मौजूद एक आदमी ने जेक पर हमला कर दिया, लेकिन जेक ने अपनी जबरदस्त लड़ने की कला का इस्तेमाल करके उस खास चाकू की मदद से सबको मार गिराया। मैक भी लड़ाई में आ गया और उस खास बंदूक से जेक को मारने की कोशिश की, लेकिन जेक ने किसी तरह बचकर उसका हथियार गिरा दिया। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो प्रैंक छूट गई और उसे गिराकर बंदूक छीन ली। उसने नेक्रोमैंसर के हाथ पर गोली चला दी ताकि वो लू को उससे बचा सके, लेकिन वो दूसरा आदमी अचानक से उस पर टूट पड़ा और उसे गिरा दिया। प्रैंक ने जमीन पर पड़ा एक छुरा उठाकर एक को घोंप दिया और जेक ने अपना चाकू दूसरे आदमी पर फेंका जो उसे पकड़ने आ रहा था। मैक भी छुरा लेकर जेक पर लगातार वार करने लगा, लेकिन प्रैंक ने बंदूक जेक की तरफ फेंकी और जेक ने उसे पकड़कर तुरंत मैक पर गोली चला दी, जिसके बाद मैक की आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में चली गई जहां वो बड़ा राक्षस उसे तुरंत निगल गया। इसके बाद चैन नेक्रोमैंसर के सामने आकर उसका ध्यान भटकाने लगा ताकि जेक पीछे से उस पर खास खंजर से हमला कर सके। मरने से पहले नेक्रोमैंसर ने बताया कि गेट को बंद करने का एक ही तरीका है, जेक को उसके पार जाना होगा। चैन ने समझाया कि मैंने दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। जेक ने मान लिया कि अब यही मेरी किस्मत है और अपने परिवार को अलविदा कहा। उसने उनसे माफी मांगी कि मैं हमेशा अपने काम में घुसा रहा, तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था मैं। उसने आखिरी बार उन्हें गले लगाया और आग के गेट की तरफ चला गया, जिसकी मदद से वो नर्क में पहुंच गया। जेक का शरीर गेट के दूसरी तरफ जाते ही जल उठा और इससे गेट बंद हो गया। दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई और प्रैंक लू को उसकी दादी के घर छोड़ आई। प्रैंक ने ठान लिया कि वो कुछ भी करके अपने पति को वापस ला कर रहेगी, कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।